उस वीडियो में मतलब ठाकुर जी सामने बैठे हैं और सब यात्रा वाले आसपास बैठे हैं और मैं खड़ी होकर रैंडमली डांस किया और पीछे से को किसी ने वीडियो बना ली। वो वीडियो बना ली, मैंने घर आके वो वीडियो रात को 2:30 बजे पोस्ट करी। ऐसा कहते हैं ना कि नहीं, इंस्टाग्राम का टाइमिंग होता है 9 से 11 करो, नहीं, मैंने तो रात को 2:30 बजे बिना कुछ उसमें लिखे ऐसे ही पोस्ट कर दी सिंपल। और सुबह उठ के देखा मैंने तो वो सुबह गई हुई हमारे श्याम बाबा को कृष्ण कन्हैया से वरदान मिला था कि भाई ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे कलयुग में और जन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका पर्चा और भारी होता जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2015, 16, 14 में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और अभी 23-24 में इतनी भीड़ है, लाखों में लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ये ठाकुर जी को जो वरदान दिया गया था उसी की कृपा है। स्पिरिचुअल बेस्ड कंटेंट को सिर्फ स्पिरिचुअल बेस्ड में ही जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज मुझे बिग बॉस का ऑफर आएगा तो मैं बिल्कुल क्लियरली इन द पॉडकास्ट में कह रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं मना कर दूँगी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपको कमेंट में ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं सच्ची बताऊँ, सोशल मीडिया के बारे में तो काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। ऐसा डार्क फेस आया है जब आपने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील किया हो? जब अपन करियर को बहुत ऊंचाई पे लेना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको पीछे लोग खींचने वाले मिलेंगे। तो जब वो खींचने का मेरा दौर चल रहा था और मैं उड़ने के लिए तैयार थी, मुझे लगता है पापा कुछ होते ही नहीं है, सब मम्मी ही होती है, क्योंकि हमने शुरू से मम्मी को देखा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा मन में आता है कि पापा होते तो और जिंदगी बेहतर होती। नमस्कार दोस्तों, पधारो हमारे पॉडकास्ट मासूरी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा पॉडकास्ट है श्रुति महेश्वरी के साथ में, जिनसे हमने बात की है उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में और खाटू श्याम के बारे में। और अगर आप भी खाटू श्याम के भक्त हो तो ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे भैया। श्रुति जी, पधारो हमारे पॉडकास्ट में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत अगर आप खाटू श्याम के किसी भजन की 2 लाइन से करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ठाकुर जी का तो हर सांस सिमरन होना चाहिए। तो जो मुझ पे कृपा की है उतना ही बता देती हूँ आपको। जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जी, बहुत अच्छा लगा खाटू श्याम की 2 लाइनें सुन के। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव फ़ील होती है, तो इसके पीछे का क्या राज़ है? एक्चुअली मैं सबको कहती हूँ, जो लोग भी मुझसे पूछते हैं इस बारे में, मैं सबको ये कहती हूँ कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी स्थिति में आप खुश रहो। तो मेरी पॉजिटिविटी का राज तो ठाकुर जी की कृपा है ही, उसके साथ खुश रहना भी। मैं खुश रहती हूँ किसी भी सिचुएशन में। पर वो खुश कैसे रहते हैं? क्योंकि लोग रह नहीं पाते, उसके लिए क्या करते हो आप? जब आपका प्रेम किसी इंसान से नहीं होकर अगर भगवान से होने लगेगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे वो ग्लो आने लगेगा, वो फेस पे नूर रहेगा, क्योंकि प्रेम आपका उससे है जो सबसे प्रेम करता है। तो वहाँ से नेगेटिविटी कुछ मिलती नहीं है, तो पॉजिटिव ही एवर टाइम रहती हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने ये तो। और जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपको कमेंट में ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो उन नेगेटिव लोगों को आप कैसे फेस करते हो और पॉजिटिव रहते हो? एक्चुअली सोशल मीडिया, मैं सच्ची बताऊँ, सोशल मीडिया के बारे में तो काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। काफ़ी लोग पर्सनली भी मैसेज करके बोलते हैं कि ये क्यों किया, आप दिखावा कर रही हो, ये कर रही हो। तो मुझे ऐसा लगता है मैं वो नहीं पढूँ, क्योंकि मैं पढ़ूँगी उसे तो मुझे सच में उसको ऐसा लगेगा कि नेगेटिव हो रही है हर चीज़, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। ना मैं ध्यान देती हूँ इन सब चीज़ों पे। मुझे ऐसा लगता है जब ऊँचे मुकाम पे आपको जाना होगा ना, तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आपके साथ होगी, सब आपको पुल डाउन करेंगे, तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। तो ठीक है, तो चलता रहेगा। अच्छा करोगे तो भी सुनने को मिलेगा, बुरा करोगे तो भी सुनने को मिलेगा, तो वही करो जो आपका मन कहता है। जी, बिल्कुल वो सही कहा आपने ये तो। और अभी तो आप बहुत पॉजिटिव हो। अगर हम आपके स्कूल लाइफ़ की बात करें तो उस टाइम आप कैसे थे? स्कूल में मैं बहुत ही डिसेंट और सिंपल स्टूडेंट रही भी हूँ। ऐसे कोई शरारत टाइप या टीचर को परेशान करना, ज़्यादा बोलना, वैसे कभी भी मैं नहीं रही। और एक डिसेंसी से मैं गर्ल कॉलेज में पढ़ी हूँ। गर्ल में मैंने प्राइमरी सेक्शन अपना सारा वहीं से किया, तो
मेरा डिसेंट रहा स्कूल का। और स्कूल टाइम में आप पढ़ाई में कैसे थे, इंटेलिजेंट थे या? एवरेज थी, बहुत इंटेलिजेंट नहीं कि फर्स्ट रैंक की हूँ, और ऐसा भी नहीं कि कभी किसी सब्जेक्ट में रह गई हूँ, मतलब अच्छी थी पढ़ाई में। मुझे ऐसा था कि जो मेरे आस-पास के लोग हैं, जो मेरे साथ रहते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, उनसे मैं थोड़ी-सी अपग्रेड रहूँ। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम बात करें आपके स्कूल लाइफ की, तो उस टाइम आपका क्या ड्रीम था कि मुझे फ्यूचर में बड़ा होके ये करना है, ऐसा कुछ? एक्चुअली मेरा ड्रीम, जब मैं मेरी मम्मा चाहते थे कि मैं सीए की पढ़ाई करूं, अच्छा। लेकिन मुझे शुरू से आर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है। मैं पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहती थी। मतलब शुरू से चाहती थी मैं लेक्चरर, क्योंकि टीचिंग लाइन मुझे ऐसा लगता है गर्ल्स के लिए बहुत ही सफिशिएंट जॉब है, क्योंकि कोई भी लड़की होगी उसे घर भी संभालना है, और अदर हाउस होल्ड वर्क, और आजकल की लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं। मुझे ऐसा लगता था टीचिंग लाइन बेस्ट फॉर गर्ल्स एवर। जी, सही कहा। तो मैं प्रोफ़ेशन में जाना चाहती थी कि मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनूँ। और आपने डांस की स्टार्टिंग कैसे की थी? डांस, एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से डांस सिखा रही हूँ। अप्रॉक्सिमेटली मैं 12-13 ईयर ओल्ड थी, तब से मैंने शुरू से डांस सिखाया। तो ना मुझे आज डांस में अप्रॉक्सिमेटली 10 ईयर्स हो गए हैं, डांस सिखाते-सिखाते। और रैंडमली एक दिन ठाकुर जी की कृपा से वीडियो मेरी वायरल हो गई, और ठाकुर जी ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा। और आपने कंटेंट क्रिएशन कब स्टार्ट किया था? कंटेंट, मैं वीडियोज़ तो बनाती थी, मुझे शौक है, क्योंकि सब ऐसा कहते हैं कि अच्छा फ़ोटोजेनिक फ़ेस है तो तुम्हें बनाना चाहिए, तो मैं बनाती थी। लेकिन कंटेंट मेरा बहुत सिंपल होता था, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लिया या कुछ भी, कोई ट्रेंड चल रहा है उस पे वीडियो बना ली, वैसा कुछ नहीं रहता था। मुझे जो सॉन्ग सिंपल लगता था, अच्छा लगता था, मैं उसी पर ही अपनी वीडियोज़ बनाती थी। और जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, उस टाइम आपका कंटेंट का नीच क्या था? कंटेंट मेरा सिंपल सॉन्ग्स थे, भई कोई नया सॉन्ग आ गया ट्रेंडिंग में, पहले मैं सॉन्ग्स पे बनाती थी। स्पिरिचुअल लाइन का कंटेंट बहुत अलग और बाद में जुड़ा मुझसे, पर मैं शुरू से ही चाहती थी, मेरे मन की बताती हूँ, शुरू से ही चाहती थी कि मेरा एक ऐसा कंटेंट सेटल्ड हो, उसी में ही मेरे आगे बढ़ाए। जैसा होता है ना, कुछ भी बना लिया, आजकल इन्फ्लुएंसर कुछ भी बनाते हैं और वो वीडियो चली जाती है, उनका कोई एक फिक्स नहीं है कि भई एक वीडियो उनका फिक्स्ड है, वैसा कुछ नहीं। पर मैं चाहती थी कि मेरा एक वीडियो फिक्स रहे, कि भई इसी कंटेंट में मुझे आगे जाना, और मैं जैसा चाहती थी, मैं जितना ठाकुर जी को मानती हूँ स्पिरिचुअल बेस, वो वैसा कंटेंट गया। ये कृपा है, और ये कृपा बनी रहे बस। और स्टार्टिंग के फेज़ में आपने कितना एक्सपेरिमेंट किया अपने कंटेंट को लेके? जैसे कि आजकल नए जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो डिफरेंट-डिफरेंट कंटेंट से एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी इस टाइप का, कभी उस टाइप का। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया ऐसे नहीं, कंटेंट पे? मैंने ऐसा कुछ पे एक्सपेरिमेंट नहीं। एक्चुअली सोशल मीडिया में मुझे शुरू से बहुत कम इंटरेस्ट रहा है, लेकिन और इसका सबसे ज़्यादा हाथ ही सोशल मीडिया की वजह से मैं ऊपर उठी हूँ। तो सोशल मीडिया का एक बहुत मेजर रोल है हर किसी की लाइफ में, और मुझे ऐसा लगता है अच्छी चीज़ अगर आप बनाओगे, नेचुरल वे में बनाओगे, सिंपलिसिटी में बनाओगे, तो वो ग्रो करवाएगा। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ही है कि जितना सिंपल डिसेंट चीज़ होगी वो उसको आगे भेज दे। और स्टार्टिंग में आपने जो कंटेंट स्टार्ट किया था, वो टिकटॉक के ऊपर बनाते थे और जब वो बैन हुआ, तो क्या रिएक्शन था आपका? मुझे पूरा विश्वास था कि टिकटॉक बैन हुआ है तो कुछ नया ज़रूर आएगा, तो वहाँ ट्राई करेंगे, क्योंकि टैलेंट को कोई भी नहीं छुपा सकता। अगर आप में कला है, आज मेरे डांस की जो भी मेरे एक्सप्रेशंस है या मेरे हैंड मूवमेंट्स है, वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, मेरे अलावा वो कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे पूरा विश्वास था कि कुछ नया आएगा, वहाँ ट्राई करेंगे। और कुछ ही समय में पता चला इंस्टाग्राम पे रील का फॉर्मेट आ रहा है, फिर मैंने वहाँ ट्राई किया, वहाँ जो मैं जैसा टिकटॉक बनाती थी वैसा वहाँ बनाने लगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिन रैंडमली मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, अच्छा, उस वजह से फिर आई ग्रो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम। और टिकटॉक पे जब बैन हुआ, उस टाइम कितने फॉलोवर थे आपके? मेरे थे 60,000 सब अप्रॉक्सिमेटली फॉलोवर्स। और उस टाइम भी आप स्पिरिचुअल कंटेंट ही बनाते थे या दूसरा कंटेंट? नहीं, दूसरा कंटेंट टिकटॉक पे दूसरा कंटेंट बनाती थी, स्पिरिचुअल कंटेंट मेरा नहीं चला। उसमें मेरा ना मैं वॉकिंग कर रही हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ, या मैं किसी को कुछ बता रही हूँ, कोई डायलॉग बोल रही हूँ, वो कंटेंट मेरा टिकटॉक पे ज़्यादा चला था। जी। तो फिर आप स्पिरिचुअल कंटेंट में कैसे आए? क्योंकि मैं शुरू से स्पिरिचुअल बेस्ड लड़की रही हुई हूँ, हुँ, मतलब हुँ। ठाकुर जी को तो हम कब से मानते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल कंटेंट में बता रही हूँ ना, एक जगह मैं मेरी मम्मी की यात्रा गई थी, हमारे ब्यावर से यात्रा लेकर गए थे 10 दिन की। तो उस यात्रा में मेरी मम्मी भी ब्यावर से खाटू पैदल गए थे आज। तो मैं मम्मी से मिलने अजमेर गई थी कि भई आप ठीक हो, कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है वो देने। वहाँ भजन संध्या रखवाई थी कि भई जो भी यात्रीगण हैं वो भजन का आनंद लेते-लेते यात्रा करेंगे।
उस वीडियो में मतलब ठाकुर जी सामने बैठे हैं और सब यात्रा वाले आस-पास बैठे हैं और मैं खड़ी होके रैंडमली डांस किया और पीछे से को किसी ने वीडियो बना ली। वो वीडियो बना ली, मैंने घर आके वो वीडियो रात को 2:30 बजे पोस्ट करी। ऐसा कहते हैं ना कि नहीं इंस्टाग्राम का टाइमिंग होता है 9 से 11 करो, नहीं मैंने तो रात को 2:30 बजे बिना कुछ उसमें लिखे ऐसे ही पोस्ट कर दी सिंपल। और सुबह उठ के देखा मैंने तो वो सुबह 300 के गई हुई थी ऑलरेडी। 100 के 300 के। और वो वीडियो मेरी अभी तो 6 या 7 मिलियन में गई है। उससे फिर मैं काफ़ी ग्रो करी। उसके बाद से अच्छी वीडियोज़ आने लगी। तो कहीं न कहीं उसमें लक भी था आपका थोड़ा। लक नहीं, लक तो कुछ भी नहीं, देखो लक होता तो कब का चल जाता, हाँ, लेकिन कृपा थी, जब उसकी फ़ोकस लाइट मुझ पे पड़ी, तो मैं ऑटोमैटिकली ग्लो कर गई। खाटू श्याम की कृपा थी। कृपा। और आपकी खाटू श्याम में आस्था कैसे जगी? आस्था तो हमारी हम बहुत छोटे थे, मतलब हमारे 50 साल से श्याम बाबा को मान रहे हैं। हमारे कुल देवता श्याम बाबा हैं। तो मैं जब बहुत छोटी थी, जब हुए थे हम लोग, तो वैसा होता है ना बच्चे होता है तो उसको धूप दिलाने के लिए लेके जाओ। हम बहुत छोटे हमको वहाँ ले जाते थे। हम बहुत खाटू श्याम जी बचपन से जा रही हूँ। पर बता रही हूँ ना आपको कि जब कृपा होती है तो ऐसी होती है कि जब हाथ पकड़ लेता है वो तो फिर पकड़ ही लेता है। सही कहा। और खाटू श्याम के बारे में बताना चाहोगे उनकी क्या स्टोरी है खाटू श्याम की? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। ये हमारे श्याम बाबा को कृष्ण कन्हैया से वरदान मिला था कि भई ज्यों-ज्यों कलयुग बढ़ेगा, जैसे-जैसे कलयुग में और जन बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपका पर्चा और भारी होता जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2015, 16, 14 में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और अभी 23-24 में इतनी भीड़ है, लाखों में लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ये ठाकुर जी को जो वरदान दिया गया था, उसी की कृपा है कि भई उनकी 16 की 16 कलाएँ श्याम बाबा में आ जाएगी और ऐसा सच में है। मैं भी मानती हूँ कि पहली बार जो उनके दरबार में जाता है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा और जो पहली बार चला गया उसको इतना स्नेह हो जाएगा कि वो बार-बार जाएगा। और जैसे कि खाटू श्याम ने आपको मेटलिज़्म ग्रोथ तो बहुत सारी दी है और अगर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो? स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी मैं 2019 से अपने ठाकुर जी को रोज़ एवरी डे 2 भजन सुनाती। 2 से 3 भजन सुना के ही मैं उनको सोती हूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मैं रात को 12 बजे कोई प्रोग्राम से आ रही हूँ या मेरा कोई शूट चल रहा है, कुछ भी हो, मेरे ठाकुर जी मेरा इंतज़ार करते हैं, मैं आती हूँ, मैं उनको भजन सुनाती हूँ। उसके बाद में मैं उनको विश्राम कराती हूँ और फिर जो दिनचर्या होती है वो। तो मुझे ऐसा लगता है जीवन में थोड़ा-सा समय आप अपने भगवान के लिए ज़रूर निकालें। 24 आवर में आप भले ही 10 मिनट क्यों उनसे बैठकर बात करें, लेकिन ज़रूर करें। स्पिरिचुअल ग्रोथ तब बनेगी जब आपका मन लगना शुरू होगा। मन लगना कब शुरू होगा? जब आप उस चीज़ को समय देना शुरू करेंगे। तो भले ही आप रोज़ हनुमान चालीसा ही करें या ठाकुर जी से बैठ के बात ही करें, लेकिन 10 मिनट का समय 24 आवर्स में से ज़रूर निकालें। और कुछ सालों में जैसे कि आपने बताया खाटू श्याम के जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं उसमें सोशल मीडिया का भी रोल है। देखो सोशल मीडिया हो चाहे नहीं हो, मेरा पर्सनली मानना है उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भक्तों की आस्था है ना वो इतनी ज़्यादा जुड़ गई है, आज कोई वीडियो नहीं भी देखेगा ना, लेकिन जिसको 11 पे खाटू जाना है महीने की वो जाएगा ही जाएगा। उसको वीडियो से कोई मतलब नहीं है। बस वीडियो ये है कि श्याम बाबा की जो वीडियो आती है, जो श्याम बाबा के मंदिर की वीडियो आती है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं चाव से, तो वो अच्छी चलती है। और देखो वो मंदिर भी हमारे लिए तो जो मानता है बाबा को, उनके लिए तो ये देख लो आप स्वर्ग का नज़ारा है हम लोगों के लिए तो खाटू का मंदिर। तो वहाँ की वीडियो तो वायरल होनी भी चाहिए और मैं तो यही चाहूँगी कि सदा-सदा के लिए वो मंदिर अमर रहे, यूँ ही दर्शन देते रहे बाबा सबको। और अगर अब हम आपके कंटेंट क्रिएशन की बात करें, तो आपकी फर्स्ट इनकम कैसे आई थी एज़ एन कंटेंट क्रिएटर? कंटेंट में जब मेरा वीडियो वायरल होने लगा था तो काफ़ी मुझे काम आने लग गए थे स्पिरिचुअल बेस ही। तो मेरा एक भजन था आयुष सोमानी के साथ में, उनके वहाँ से मेरी फर्स्ट इनकम आई थी। भई वो काम हमारा जो भी फाइनलाइज़ हुआ था, जो भी पेमेंट में, तो उसमें मैंने भजन में एक रोल किया था कि मैं एक बहन हूँ और बीमार हूँ करके ऐसा कुछ, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वहाँ से मेरी फर्स्ट इनकम जनरेट हुई, मैंने उसमें रोल किया था। उसके बाद से काफ़ी लोगों को पता चलने लग गया और कोई किस तरह से भई हमने नया भजन आया है दीदी आप वीडियो बनाना, तो उसका जो भी नॉमिनल अमाउंट होता मैं पे करती और मैं उस पे वीडियो बना देती थी। ऐसे इनकम सोर्स जनरेट हुआ। और उस टाइम आपके फॉलोवर्स कितने थे लगभग? मेरे 7000 फॉलोवर्स थे जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी। 7000 से अभी 267 हो गए हैं। जब आपको फर्स्ट जो भी मिला है ना आपका पेड वर्क, उस टाइम कितने फॉलोवर थे? उस टाइम थे 30 या 40 के हार्डली समथिंग। 40 के।
और अगर हम बात करें एक कंटेंट क्रिएटर की, तो उसके लिए इनकम के सोर्स क्या-क्या होते हैं? कंटेंट क्रिएटर के लिए आपका कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। स्पिरिचुअल बेस्ड कंटेंट को सिर्फ स्पिरिचुअल बेस्ड में ही जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज मुझे बिग बॉस का ऑफर आएगा तो मैं बिल्कुल क्लियरली इन द पॉडकास्ट में कह रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं मना कर दूँगी। लेकिन अदर इन्फ्लुएंसर जो भी है कि भई जो दूसरा कंटेंट बनाते हैं, अगर उनको ऑफर आएगा तो वो जाएँगे। तो उनका वहाँ से भी जनरेट हो सकता है, उनका जो उनके कंटेंट में पेड प्रमोशनल चल रहा है, भई इन्फ्लुएंसर है, शूज़ का भी प्रमोशन कर रहे हैं, वो स्किन केयर का भी कर रहे हैं, कपड़ों का भी कर रहे हैं, तो उन पे वो चीज़ अच्छी लगेगी। आज मैं अगर ये सब बताऊँगी, बिग बॉस में जाके मैं लड़ूँगी या कुछ भी मैं बोलूँगी, मुझ पे अच्छा नहीं लगेगी। सही। आपका जो कंटेंट है उस हिसाब से आपके पास काम आएगा। और आपके पास स्पॉन्सरशिप वगैरह भी आती है, तो स्पॉन्सरशिप एक्चुअली मैं अब जैसा कि आपको बताया स्पिरिचुअल है सारा मेरा काम, तो जो सिर्फ़ ठाकुर जी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें डिसेंसी दिख रही है, कि भई ये डिसेंट काम है, कोई वल्गर इसमें आपको ड्रेस नहीं पहनना या कुछ बोलना नहीं है, मैं सिर्फ़ उन्हीं काम को हाँ करती। थोड़ा-सा पैसा कम आएगा चलेगा, लेकिन एक इमेज लोगों के मन में सेट हो जाती है कि यार श्रुति दीदी डांस कर रही है तो कीर्तन में ही करे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं वैसा ही चाहती हूँ कि वो इमेज जो एक सेट हो गई ना, वो बिगड़े नहीं और कुछ करके। बिल्कुल सही, वरना कंटेंट तो बहुत सारे लोग अलग-अलग भी बनाते हैं, वो वायरल होने में तो हो जाते हैं, लेकिन जो एक इमेज होती है ना, वो मैटर करती है। इमेज मैटर जी। करती है और मैं जब छोटी थी ना मैं तब भी बहुत डिसेंट रहती थी। जैसे लोग होते हैं ना, अभी बचपन में अपन ने कोई ऐसे कपड़े पहने या कुछ भी किया, मैं शुरू से बहुत ही डिसेंसी से रही हुई हूँ। कभी भी कोई ऐसी मेरी रील या कोई भी फ़ोटो नहीं मिलेगी कि जिसमें मैंने बहुत बेकार तरीके से कुछ पहन रखा है। सिंपल मुझे पसंद भी नहीं है और जो लोग पहनते हैं या जो लोग ऐसा दिखाते हैं शो ऑफ करने वाला, उनको भी मैं यही कहूँगी कि आप बहुत सुंदर दिखकर भी, अच्छे कपड़े पहनकर भी आप अपनी सुंदरता दिखा सकते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे कपड़े पहन के आप अपना दिखाएँ सब कुछ। सही है, आपका चरित्र मैटर करता है सबसे ज़्यादा, तो वो ही है, क्योंकि फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। और अगर हम बात करें स्पॉन्सरशिप्स की, कैसे पता चलता है कि स्पॉन्सरशिप जेन्युइन है या फेक है? जेन्युइन लोगों का पता ऐसे चलता है कि एक तो जो प्रोफ़ेशनली बात करेगा ना, वो बिल्कुल अलग बात करेगा। अलग बात इन द सेंस कि आप डेट्स फाइनलाइज़ बताओ, एडवांस पेमेंट की वो पहले बात करेंगे और जो अपनी रेट होगी उसमें आपको वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रोफ़ेशनल वर्क बिल्कुल प्रोफ़ेशनल होता है। अगर बोल दिया गया है कि भई 50,000 का ये काम है या 1 लाख का काम, तो वो उसमें ऐसा नहीं करेंगे, "यार दीदी 1 लाख का है तो आप ये 11,000 में कर दो, 21 में।" वैसा नहीं, प्रोफ़ेशनल लोग बहुत अलग होते हैं। अलग इन द सेंस वो एडवांस पेमेंट भी आपको तुरंत डालेंगे, डेट भी आपके हिसाब से फाइनलाइज़ होगी, आपको हर चीज़ स्टे, फूड, ट्रैवलिंग सब उनके हिसाब से अलग प्रोफ़ेशनल। जेन्युइन का पता चल ही जाता है क्योंकि इतना काम करने लग गए हैं, तब चीज़ें पता चलने लग गई है। और फेक पर्सन में फ़ील हो जाता है कि कहीं न कहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीड देने की कोशिश करते हैं। ग्रेट और एक्चुअली वो सिर्फ़ डे बाय डे टाइम पास के, यार दीदी ये वाली चीज़ कैसे होगी, वो जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्वारीज़ ज़्यादा करते हैं वो चीज़ों में। वहीं से पता चल जाता है। तो श्रुति जी, आपकी लाइफ़ में भी कभी ऐसा डार्क फेज़ आया है जब आपने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फ़ील किया हो? देख, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है, मुझे ऐसा लगता है सबकी लाइफ में आती है। कोई भी पूर्ण तरह से खुश नहीं है। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे लो फेसेस थे, पर ठीक है वो थे। मतलब ऐसा कभी सोचती हूँ, पीछे वापस देखती हूँ तो लगता है मतलब बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिसके हमारा कंट्रोल नहीं होता है। पर सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। मैं अपने भगवान को इतना मानती हूँ कि अगर कोई भी समस्या मुझे आती है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बैठा है, वो सब सँभाल लेगा। तो ऐसा कौन-सा फेज़ था जब आपने सबसे ज़्यादा लो फ़ील किया था? बता सकते हो उसके बारे में कुछ? उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि जब अपन करियर को बहुत ऊँचाई पे लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे आपको पीछे लोग खींचने वाले मिलेंगे। तो जब वो खींचने का मेरा दौर चल रहा था और मैं उड़ने के लिए तैयार थी, तब वो लो फ़ेज़ आया था कि भई नहीं हो पा रहा है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का खर्चा खुद निकालना, उसमें एजुकेशन करना, भई मेरे पापा नहीं हैं, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो उनके साथ में बहुत सारी चीज़ मैनेज करना। तो उस सारे दायरे में जो जो भी लो फ़ेज़ आए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो भी लो फ़ेज़ आए, वो मैंने काफ़ी काफ़ी लो मेरा डार्क रहा था, बहुत ही कोल्ड वो फ़ेज़ था मेरा। ठीक। और
बिना पापा के कहीं न कहीं आपके लिए भी चीज़ें बहुत मुश्किल हुई होगी। हाँ, तो हर तो हर ज़ नहीं हर बच्चे के लिए मुझे ऐसा लगता है जितना ज़रूरी मम्मा का होना है, उतना ज़रूरी पापा का भी होना है। पर अब ऐसा लगने लग गया है मुझे पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है पापा कुछ होते ही नहीं है, सब मम्मी ही होती है क्योंकि हमने शुरू से मम्मी को देखा, तो मम्मी ने हमें काफ़ी प्यार दिया है, मेरी मम्मी काफ़ी स्वीट है, मुझे सबसे अच्छी दोस्त मेरे लिए मेरी मम्मी है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसा मन में आता है कि पापा होते तो और ज़िंदगी बेहतर होती। ये तो कमी तो कहीं न कहीं महसूस होगी वो वही तो। पिता का हाथ तो जी, पिता का हाथ हो तो टिन शिफ्ट होता है घर का कि वही उसने तो सब छत है वो घर की, उसने सब मैनेज कर रखा है। लेकिन फिर भी मेरी मम्मा ने काफ़ी कुछ हमारे लिए किया और उनकी बदौलत ही मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर वो कुछ नहीं कर पाते मेहनत अच्छी एजुकेशन के लिए वो मेहनत नहीं करते हमारी तो मैं नहीं कर पाती ये सब। लेकिन बहुत, बहुत, बहुत सारी हम लोगों पे कृपा है और मेरी मम्मा का बहुत सपोर्ट है मुझे। और जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तब आपकी माताजी आपके सपोर्ट में थी? हाँ, मेरी मम्मा ने जब से मैं डांस सिखाने लगी हूँ, बाहर निकल के कमाने लगी हूँ, तब से मेरी मम्मा ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है जो आजकल के बच्चे हैं ना ऐसा कहते हैं पेरेंट्स विश्वास नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनकी वजह से हम पीछे नहीं, ऐसा नहीं। आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए, वो इम्पैक्ट होना चाहिए आपका कि अपने आप पेरेंट्स आपके ऊपर विश्वास करें, आप जो कर रहे हो उसमें हाँ करें। वो पूरा निर्भर बच्चों पे करता है। आजकल के जो टीनेज वाले बच्चे वो इतनी गलतियाँ कर रहे हैं कि पेरेंट्स विश्वास ही नहीं कर पा रहे। वो भी अपनी जगह सही और बच्चे भी अपनी जगह सही हैं कि भई हम कुछ करना चाहते हैं और पेरेंट्स नहीं करने दे रहे हैं। तो आप इतना विश्वास अपने घर पे बनाओ कि अगर आप बाहर निकलो, आप लेट आ रहे हो, कहीं जा रहे हो तो आपसे कोई ये नहीं पूछे कि क्यों कर रहे हो? विश्वास मन में होना चाहिए से नहीं, जहाँ भी जा रहा है मेरा बच्चा सही कर रहा हो। तो ये टीनेज का मुझे थोड़ा लगता है। पेरेंट्स के सामने एक बार ट्रस्ट तो बिल्ड करना पड़ेगा, उनको साबित तो करना पड़ेगा हम जो कर रहे हैं वो सही है, तभी वो सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ही आप सही कह रहे हो और ऐसा होना भी चाहिए और आज ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है हर घर की प्रॉब्लम। जी। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों को थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए इस मामले में, सो हो जाएगा। और स्टार्टिंग के फेज़ में आपकी मम्मी को भी किसी ने बोला कि आपकी बेटी क्या कर रही है, ऐसे ताने मारे किसी ने? हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। मैंने शुरू से अपने आप को बहुत ही सिंपल रखा है कि भई कोई घर आके कोई कुछ नहीं कह सके कि आपकी बेटी को हमने वहाँ देखा या वो ऐसा कर रही। मन सिर्फ दिमाग में एक ही मोटो रहा पापा नहीं होने की वजह से कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से देखनी है और इतना पैसा कमा के मम्मी को देना है कि उन्होंने जो तकलीफ देखी है वो अब हमारे होते वो अब नहीं दिखे। बस हमेशा सिर्फ यही रहा कि ग्रो कैसे करना है। मैं कभी भी अकेली भी बैठती हूँ तो यही सोचती हूँ कि अब ये काम स्टार्टअप करती हूँ तो इससे ये इनकम जनरेट होगी या ये करूँगी तो इससे ये काम अच्छा होगा मेरा। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है आजकल के बच्चे नहीं सोचते। थोड़ी-सी अपन डिफरेंट कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सबको जितने भी बच्चे मुझे सुनते हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि थोड़ी-सी मेहनत करने से अगर आपको मुकाम मिल रहा है, तो बिल्कुल आप घबराएँ नहीं, करें, उस काम को करना चाहिए। हुँ। अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में स्ट्रगल्स क्या होते हैं? क्योंकि उनके पास फेम तो होती है, लोगों को वो फेम दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो उनका स्ट्रगल होता है ना, वो किसी को नहीं दिखता कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग। बहुत, बहुत, बहुत सारा स्ट्रगल होता जी, है, सच में। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना मेहनत अ, नहीं करो आप और आपको वो हासिल हो जाए। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है। तो मेहनत मुझे भी बहुत करनी पड़ती है, एक डे शेड्यूल लेना पड़ता है कि उसमें शूट्स भी आ रहे हैं, उसमें घर पे कोई फंक्शन है वो भी अटेंड, खुद को पर्सनल भी सारा मेरा स्केड्यूल देखना पड़ता है क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि अगर शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो आप आगे तक बहुत हैप्पीली मस्त रहोगे। लेकिन अगर ये खराब हो गया ना तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। सही कहा। तो बीमार शरीर हमेशा धन खाता है और स्वस्थ शरीर हमेशा धान खाता है। तो वो वाली बात है। इसलिए और जो लो फेस की बात कर रहे हो ना आपके कंटेंट क्रिएटर के क्या-क्या मोस्ट स्ट्रगल सोर्स स्ट्रगल बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं जैसे कि उनका डे मैनेजमेंट मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके शूट्स बहुत बहुत मेरे भी शूट कभी-कभी पेंडिंग हो जाते हैं। कभी इतनी इरिटेशन होती है कि नहीं मन कर रहा है कोई काम करने का, आज नहीं तैयार होने का मन है और कैमरा ऐसी चीज़ है कि उसके सामने आप आपके पीछे की लाइट कैसी चल रही है उसको मतलब नहीं है। उसके सामने आपको स्माइल करनी ही पड़ेगी। तो बहुत सारे स्ट्रगल ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं दिखते हैं लेकिन पीछे सच में एक कंटेंट क्रिएटर की मैं तो अभी बहुत कम ग्रो करी हूँ मतलब 200-300 फॉलोवर्स तो आजकल नॉर्मली सबके होते हैं
लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है मुझे लेके स्पिरिचुअल प्लेस पे। और मेरी खुद की ब्यावर सिटी में भी काफ़ी लोग ऐसा है कि श्रुति क्यों कर रही है, ऐसा क्यों ग्रो कर रही है? तो लोगों ने जो आस-पास का माहौल बना दिया ना, वो काफ़ी टफ़ होता है। फिर उसमें फ़ेस करके कैमरे के सामने स्माइल करना, वो उससे ज़्यादा टफ़ हो प करना पड़ता है, बिल्कुल। एक्चुअली करना पड़ता है। और बात करें तो जो आप में अभी कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपने कैसे बिल्ड किया इतना? कॉन्फिडेंस, इसका सारा श्रेय मेरी मम्मी को ही आता है, क्योंकि वो बचपन से, मैं जब 4th-5 ईयर की थी, तब से वो मुझे हर कॉम्पिटिशन में, हर स्पीच में, हर माइक पे या कोई भी ऐसे स्टेज पे जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, वहाँ उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट कराया। तो मैं कभी भी माइक से नहीं डरती हूँ। आज करोड़ों की जनता में मुझे खड़ा कर दे और माइक दे दे के कुछ कहना है, बहुत ईज़िली, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ही सिंपली वे में सब कह दूँगी। तो मम्मी को बहुत है इसका, और कॉन्फिडेंस इसलिए भी बिल्ड है क्योंकि मैं कॉलेज और स्कूल में काफ़ी पार्टिसिपेट करती रहती थी माइक का। मैं डांस, और इसमें मुझे इतना अच्छा आता था, फिर भी मैं डांस कॉम्पिटिशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, मैं स्पीच में करती थी। तो माइक का डर धीरे-धीरे वैसे खुलता गया और अच्छा होता गया। और अब अगर हम आगे की बात करें तो लाइफ में अब आगे क्या गोल है आपका? मैंने तो यहाँ तक का भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक आऊँगी और ऐसा कुछ अपन बैठ के ऐसा पॉडकास्ट ले पाएँगे, इंटरव्यू होगा। लेकिन आगे भी मैंने पूरा अपने आप को ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भई वैराग्य जीवन अपनाना है या वो, ठीक है, बस ये है कि मेरी वजह से कभी भी किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। मैं बहुत सोच समझ के चलने वाली लड़की हूँ। मेरी वजह से किसी का भी मन नहीं दुखे, किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। बस, और आगे चलने की बात है कि आगे क्या करना है करियर में, तो प्रोफेशनल करियर में? प्रोफ़ेशन में मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ही रही हूँ, मास्टर्स की डिग्री मैं परस्यू कर रही हूँ। और उसके अलावा अगर कंटेंट क्रिएटर की बात करें, तो मैं ऐसे ही इसी फ़ील्ड में जाना चाहती हूँ। जैसे अभी मैंने रिसेंटली भजन गाना शुरू किया है, ठाकुर जी चाहे तो उसमें हाथ पकड़ लें। और मुझे संगीत से बहुत प्यार भी है। मैं डेली संगीत करती भी हूँ, ठाकुर जी को भजन सुनाती हूँ। तो मैं पर्सनली चाहती हूँ कि मैं इस लाइन में ही आगे बढ़ूँ। और जैसे अभी आपने बताया आप स्टडी भी कर रहे हो, तो स्टडी में आप क्या कर रहे हो अभी? हाँ, मेरी मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस की डिग्री चल रही है, फाइनल ईयर चल रहा है मेरा, एमए फाइनल। तो आप दोनों को कैसे मैनेज करते हो कंटेंट क्रिएशन और स्टडीज़ को? हाँ, कॉलेज मैं रेगुलर जाती हूँ, कॉलेज सुबह मेरी 2 आवर्स की क्लासेस होती हैं, वो करने के बाद में, कॉलेज के बाद में मैं अपना सारा शेड्यूल लेती हूँ। तो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने आप थोड़ा वीआईपी फील करते हो या? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे मेरा मैं बिल्कुल नॉर्मल ही रहती हूँ। कोई ऐसा, आप कभी भी मुझसे मिलोगे या जो लोग भी मुझसे मिलते हैं, कोई मुझे ये नहीं कहता है कि तुम में बहुत एटीट्यूड है, सच में भी नहीं है। नहीं, एटीट्यूड की बात नहीं, फिर भी लोगों में होता है ना कि श्रुति मैसेज फेमस है, थोड़ा ऐसा कुछ ही हो चीज़। वैसे केक में चिप मुझे मिलती है, नहीं, मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं मिलती, मिलती है। बिल्कुल लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो मान-सम्मान ब्यावर के लोग फिर शायद कम दे सकते हैं क्योंकि मैं यहीं की हूँ, लेकिन बाहर जब भी मैं जाती हूँ, कोई भी कीर्तन भजन करने, वहाँ के लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इतना मान-सम्मान। अभी मेरा रिसेंटली बनारस के पास में सोनभद्र करके जगह है, वहाँ कीर्तन था, वहाँ उन्होंने मेरे पैर धोए, मेरी आरती उतारी, पूजा करी, फूलों से मुझे सजाया, तो वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिला। वो मोमेंट आपके लिए बहुत प्राउड वाला रहा होगा। उसकी वीडियोज़ पड़ी मैं पोस्ट करूँगी। जी। और आपका डे शेड्यूल कैसा रहता है? डे शेड्यूल मेरा, मैं सुबह 6-7 ओ क्लॉक तक उठ जाती हूँ। उसके बाद में मैं सुबह थोड़ी देर रियाज़ करती हूँ, मतलब गले के लिए रियाज़ बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे भजन सुनाना, पहले जो मैं भजन सुनाती थी वो ऐसा था कि ठाकुर जी के सामने बैठ के कुछ भी गा दिया, वो सुन रहे हैं, तब संगीत का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब पता चलने लग गया कि अगर इस संगीत में थोड़े सुर और राग ठाकुर जी दे दें या हम अभ्यास से उसको कर सकते हैं, तो मैंने वो करने की कोशिश करी। मैं रियाज़ करती हूँ और जो भी मेरी स्केड्यूल है कि भई मुझे घर का भी काम मम्मी के साथ मैनेज करना पड़ता है, हाउस होल्ड वर्क, तो मैं घर में भी काफ़ी काम करवाती हूँ। और मैं, अगर मेरे शूट की बात करें, तो मैं सारे काम दिन में 1 बजे के बाद का शेड्यूल लेके, कि भई मुझे 12 बजे पहले-पहले मेरे ठाकुर जी की भोग लगता है, 12 साढ़े 12, उसके बाद मैं घर से बाहर निकलती हूँ। तब तक के लिए मैं सारा घर का काम करूँगी, ठाकुर जी की सेवा पूजा है सुबह, वो करके 1 बजे बाद मेरा स्केड्यूल मेरे प्रोफ़ेशन को चला जाता है। फिर वो रात तक चलता है, और जो भी मेरा स्केड्यूल होता है 9 और 10, 11, फिर घर पे वही ठाकुर जी को भजन सुना के फिर विश्राम। आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया हुआ है।
अगर आपका डे शेड्यूल देखें तो उसमें पता चलता है कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हो, जो आजकल के जो युवा है वो कर नहीं पाते, तो आप कैसे करते हो ये चीज़ें? जितने भी लोग मुझे यूथ में सुन रहे हैं, आजकल के लोग मैंने जितने जनों को देखा है लेट नाइट तक फ़ोन चलाना और सुबह लेट तक उठना, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। मतलब ठाकुर जी ने रात क्यों बनाई है? रात सिर्फ़ सोने के लिए बनाई है। वो 8 घंटे आप सिर्फ़ अपने शरीर को आराम दो। बाकी पूरा दिन पड़ा है ना, आप उसमें आपका काम करो, उसमें आपका जो भी किसी से मिलना है या आपका कोई प्रोफ़ेशनली वर्क है या ऑफ़िस है, आप वो दिन में करो। दिन हमेशा काम के लिए बना है और रात सिर्फ़ सोने के लिए बनी है। तो मैं हर यूथ को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लेट सो रहे हैं, सुबह लेट तक उठ रहे हैं तो ऐसा मत करें। सिर्फ़ इससे आपके शरीर को तकलीफ़ होगी और ये आज नहीं पता चलेगा इन लोगों को, कुछ सालों बाद पता लॉन्ग टर्म में पता चलेगा उसके रिजल्ट्स उनको। एग्ज़ैक्टली जी। तो मुझे बहुत दुःख होता है। तो जब मैंने अपना पहले मैं भी बहुत शेड्यूल में अनमैच्ड थी, लेकिन जब पता चला कि सीरियसली एक वेल शेड्यूल होना ज़रूरी है, उस पे हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है आपके शरीर पे, आपके चेहरे पर, आँखों पर, बाल पर, हर चीज़ पे अगर आप समय से सो रहे हैं, उठ रहे हैं तो फ़र्क पड़ेगा। जी। और अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या करते हो ताकि आप फ्रेश फ़ील करो, हैप्पी रहो, इसके लिए क्या करते हो? मैं मेडिटेशन करती हूँ इसके लिए बिल्कुल भले ही मैं 15 मिनट ही अपने आप को दूँगी, लेकिन वो 15 मिनट में बहुत ही कूल भई जो मुझसे गलती हो गई आज पूरे दिन में या जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था या मैंने आज ये बोल के गलती कर दी, इसको सुधारूँ कैसे? वो जो 15 मिनट होते हैं या आधा घंटा जो भी मैं अपने आप को पर्सनल समय देती हूँ, उसमें मैं याद करती हूँ और सुधारने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसा है कि ठाकुर जी सिर्फ़ इतनी सी प्रार्थना है मेरी कि सारे अवगुण आप मेरे ले लो और इतना गुणमयी बना दो कि कभी कोई कमी नहीं निकाल सके मुझ में। जी, और आपने बताया मेडिटेशन, तो मेडिटेशन ने आपकी लाइफ़ में कैसे बदलाव लाया? मेडिकेशन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आपके चेहरे पे ग्लो क्यों है या अ, अच्छा क्यों लगता है, क्लीन क्यों है? तो मैं मेडिकेशन करती हूँ। ऐसा कुछ घास खाती नहीं हूँ कि उससे ग्लो आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर मेडिकेशन के बाद में मेरी हर चीज़ में बदलाव आया है। मेंटल हेल्थ में इतना है कि कोई कुछ भी कह के चला जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं एक ऐसी लड़की हूँ मेरे घर में मुझे किसी से भी गंदी अटैचमेंट नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता। इवन मैं जिन लोगों के साथ रहती हूँ, मेरी मम्मी-भैया, मुझे उन लोगों से भी बहुत कम अटैचमेंट है। ऐसा कि ठीक है अपनी बात हो गई अच्छे से तो बहुत अच्छा नहीं हो पाई, तो भी कोई ऐसा मन में नहीं है कि क्यों नहीं आज वो नहीं बोले आगे से, मैं किसी से भी अटैच नहीं होती हूँ। एक होता है ना आप मुँह में हो, अटैच हो जाते हो, रोज़ बात कर मेरा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बात हुई बहुत अच्छा नहीं हुई, उससे भी ज़्यादा अच्छा। आपसे बात करके फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी मीराबाई से इंस्पायर्ड है कहीं न कहीं, हाँ, मीराबाई तो आप उनसे इंस्पायर्ड हो। बहुत-बहुत उन्होंने जो ठाकुर जी की भक्ति करी वो एक भजन है कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो जिन्होंने भी लाइन लिखी है बिल्कुल सत्य लिखी है। मीराबाई जब अकेली खड़ी रहकर बुलाती थी तो मुझे ऐसा लगता था ठाकुर जी उन्हें दर्शन देने आते थे। आते थे, मीराबाई के लिए ठाकुर जी ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन मीराबाई की भक्ति देखकर तो मैं उनके चरणों की धूल का कण भी नहीं हूँ, आप ये देख लीजिए। सिर्फ़ ठाकुर जी को मानना कुछ वीडियो बना लेना या मंदिर चले जाना सिर्फ़ इतना ही नहीं समर्पित भाव, इससे भी कई गुना ज़्यादा समर्पण चाहिए, तब जाके कहीं वो आपको मिलेंगे। तब जाके कहीं वो एहसास कराएँगे कि मैं तेरी ज़िंदगी में हूँ, मेरा हाथ तेरे सर पर है। तो मीराबाई को तो ठाकुर जी ने दर्शन दिए थे, कि सोचो उन्होंने कितना कुछ किया होगा। तो मीराबाई की लाइफ़ से आपको कोई सीख मिलती है जिस मीराबाई की लाइफ़ से सिर्फ़ एक ही आप सीख ले सकते हो त्याग। त्यागना कैसे आना चाहिए। वो तो रानी थी लेकिन उन्होंने वैराग्य अपना लिया, गली-गली सिर्फ़ हरि नाम गाने लग गई। तो वो त्याग की भावना तो अभी ठाकुर जी ने मन में नहीं जगाई है, लेकिन फिर भी उनसे अगर कुछ सीख सकते हैं, तो आप त्याग सीख सकते हैं। और आपका फ़ेवरेट भजन गायक कौन है? शाम जगत में पूछा जाए जी। तो मेरे को प्रमोद त्रिपाठी भैया को सुनना बहुत पसंद है। उनके भजन काफ़ी अच्छे हैं। सुरभि चतुर्वेदी जी को सुनना बहुत पसंद है और 1-2 और अच्छे गायक हैं लेकिन इन दोनों को पर्टिकुलरली मैं सुनती हूँ। अगर ये कुछ बोलते हैं तो कोई राग अगर इनका चल रहा है तो मैं वो आराम से सुन के कोशिश करती हूँ कि भई मैं भी इस तरह से गा सकूँ। तो श्रुति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अब पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले चाहेंगे कि अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई लास्ट मैसेज दे दें? अ
बिल्कुल, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ एक चीज़ अगर ज़िंदगी में कभी भी कुछ करने के लिए आपके पास नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो सिर्फ़ एक चीज़ करो, हमेशा सब्र रखना सीखो। आजकल के लोगों में सब्र बहुत, बहुत, बहुत कम है। पेशेंस बिल्कुल लोग खो देते हैं छोटी-छोटी बात पे। तो जितना ज़्यादा सब्र मन में आएगा, जितना ज़्यादा ठहराव मन में आएगा, आप उतना ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो बी पेशेंट, बी हैप्पी एंड बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आपने बहुत अच्छी लाइन की और थैंक यू सो मच आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो दोस्तों कैसा लगा श्रुति जी के साथ में ये पॉडकास्ट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो हमें ज़रूर पूछे, हम उसका जवाब लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी आप नेक्स्ट गेस्ट किसको देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।